A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter number 5 of your history book, that is Kingdoms, Kings, and an Early Republic. So, in our last class, we discussed about Mahajanpads, and how Mahajanpads collected taxes. Okay, how they collected taxes, we talked about that, we studied about that. So today we are going to continue with our next topic of your chapter, that is changes in agriculture. कि एग्रीकल्चर, फर्स्ट एग्रीकल्चर दैट इज फार्मिंग, फार्मिंग में क्या क्या चेंजेस आए. सो देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. इस टाइम पे देखा जाता है कि दो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में. One was growing use of iron plug shears. This meant that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden plug shear, so that more grain could be produced. First one, अब जो है लोगों ने, फार्मर्स जो थे, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया. प्लग क्या होता है? जो हल होता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे सॉइल को क्या किया जाता है, सॉइल को मतलब डिग किया जाता है. डिग करके वो सॉइल को अच्छे से सीड्स उसमें लग सके, इसलिए सॉइल को डिग किया जाता है. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हिंदी में हल बोलते हैं. ठीक है, तो अब जो फार्मर्स थे वो आयरन के प्लग शेयर यूज कर रहे थे, मतलब लोहे से बने हल को यूज कर रहे थे. अब इसका मतलब ये है कि अब सॉइल जो है, हैवी सॉइल या क्लेले सॉइल जो हम पहले हाथों से या लकड़ी से करते थे, वो क्या था, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था लकड़ी के प्लग से उसको खोदना. ठीक है, बट अब आयरन के प्लग शेयर को यूज करने से क्या हो रहा था, हम हैवी क्लेली सॉइल को बेटर तरीके से क्या कर पा रहे थे, टर्न कर पा रहे थे सॉइल को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेन जो है प्रोड्यूस हो. Secondly, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, जिसको हम दास और दासीज भी बोलते हैं, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिसको हम कामकाराज बोलते हैं, हैड टू डू दिस वर्क. अब सेकेंडली क्या है, वो क्या ट्रांसप्लांट करने लग गए. ट्रांसप्लांट करना मतलब कि अब सीड्स को वो नहीं सो करते थे, वो क्या करते थे, सैपलिंग्स को. सैपलिंग्स क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमें अपने घर पे फॉर एग्जाम्पल रोज का प्लांट लगाना है, तो रोज का प्लांट हम मार्केट से क्या है, नर्सरी से क्या है, एक छोटा सा प्लांट खरीद के लेके आएंगे और उसको अपने घर पे आके गमले में लगा देते हैं. तो छोटा सा लाते हैं, फिर टाइम के साथ वो बड़ा होने लग जाता है. तो सैपलिंग, जो प्लांट छोटा सा प्लांट होता है, स्मॉल प्लांट्स होता है, उसको हम सैपलिंग बोलते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स का बच्चा भी बोलते हैं. ठीक है, तब क्या करने लग गए, इंस्टेड ऑफ सोइंग सीड्स हम ट्रांसप्लांट करने लग गए. किसको ट्रांसप्लांट करने लग गए, हम पैडी को. जो धान होता है उसको पैडी, जो इंग्लिश में पैडी बोलते हैं, धान, हिंदी में उसका मीनिंग होता है धान. ठीक है, घर पे आपने धान देखा होगा, अपने मम्मी से पूछना, नहीं तो वो दिखाएंगे आपको धान. ठीक है, मतलब राइस, जो जिसके अंदर से राइस निकलता है. ठीक है, जो चावल का दाना निकलता है उसको धान बोलते हैं. अब पहले तो सीड्स को क्या है, फैलाना पड़ता था ग्राउंड के अंदर, बट अब क्या है, हम सैपलिंग्स ही ग्रो कर देते थे फील्ड के अंदर, मतलब खेत में. इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और बहुत सारे प्लांट सरवाइव किए. ठीक है, और ये वर्क जो था बहुत, वो ये वर्क भी थोड़ा सा हार्ड वर्क जैसा था. ठीक है, तो अब क्या होता था, स्लेव मैन, जो दास और दासी होते थे, वो ये काम करते थे, या फिर जो लैंडलेस, जिनके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं थी, जिनके पास कोई काम नहीं था, वो क्या करते थे, इस टाइप के वर्क को करते थे. तो दो चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, वो क्या क्या आए देख लिया आपने.
पहला तो जो आयरन प्लग शेयर को यूज करने लग गए इंस्टेड ऑफ वुडन प्लग शेयर, एंड सेकेंडली people began transplanting paddy, ठीक है, and instead of sowing seeds they started sowing saplings. Now next topic is a closer look मगध. मगध एक आपका किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था मगध. आप अपने पेज नंबर 49 में अगर आप देखते हो, मैप है, मैप में हम देखते हैं मगध का एरिया. ये देखो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये कौन सा एरिया है? मगध का एरिया है. लेट मी, ये देखो, ये वाला जो पूरा एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया आपका मगध का एरिया है. ठीक है, मगध एक जगह का नाम है आप मगध. तो आपका होमवर्क है, जो मगध के जो इम्पोर्टेंट राजा थे, वन ऑफ द फेमस राजा थे, उनका नाम आपको कल होमवर्क में मैं आपसे पूछूंगी कि क्या नाम है उनका. सो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद. अब महाजनपद क्या होता है? जनपद को भी जो रूल करे, बहुत सारे जनपद को, ठीक है, जो किंगडम्स थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे, उन सबको एक किंग जब, ठीक है, एक बड़ा सा किंग जब उन सारे जनपद को, उन सारे छोटे छोटे किंगडम्स को जब रूल करता है, उसको हम महाजनपद बोलते हैं. तो मगध भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था. इन अबाउट 200 years, 200 साल तक, मैनी रिवर्स सच एज गंगा, सोन फ्लोट थ्रू मगध. इंपॉर्टेंट रिवर्स है गंगा, सोन जो है रिवर आपका गंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट थी? फॉर ट्रांसपोर्ट. अब बोट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ करता था. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामान लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. सेकेंडली वाटर सप्लाईज. अब फील्ड में, खेत में पानी देने के लिए, हमारे बेसिक यूज के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग डिशेस, इन सब के लिए हमें पानी की जरूरत होती है. तो वाटर सप्लाईज के लिए जरूरी था. एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल. अब आपको पता है कि जहां से भी नदियां निकलती है, बहती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है, उसके आसपास की जो लैंड होती है, काफी फर्टाइल होती है. ठीक है, फर्टाइल मतलब वहां पे कल्टीवेशन, क्रॉप्स का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन अच्छा होता है. ठीक है, तो जो गंगा और सोन रिवर जो मगध के आसपास, मगध से गुजरती थी, फ्लो करती थी, वो इम्पॉर्टेंट थी. क्यों इम्पॉर्टेंट थी? फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर वाटर सप्लाईज एंड फॉर मेकिंग द लैंड फर्टाइल. So parts of Magad were forested. Forested मतलब जंगल का एरिया भी था. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. अब जो एनिमल्स, एलिफेंट्स रहते थे, उनको पकड़ लिया कर, उस टाइम पे तो हंटिंग हो गया, या फिर उनको गैदर करना जो है लीगल था. तो उस टाइम पे एलिफेंट्स को पकड़ लिया करते थे वो लोग फॉरेस्ट से, और ट्रेन करते थे, आर्मी के लिए ट्रेन करते थे. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस. हाउस को बिल्ड करने के लिए वुड भी प्रोवाइड करते थे, वुड कार्ट्स एंड चैरियट्स. ठीक है, कि हाउसेस बनाने के लिए वो जो उस टाइम पे बुलक कार्ट्स वगैरह यूज होने लग गई थी, मतलब व्हील का इन्वेंशन हो गया था उस टाइम पे, तो बुलक कार्ट्स हो गए. चैरियट्स बनाने के लिए, तो राजा की जो एक राजा का जो रथ होता था, उसे बनाने के लिए वुड का यूज किया जाता था. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. अब यहाँ पे मगध का एरिया आप देखते हो, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला ये एरिया है, बिहार का ये एरिया है. तो ये यहाँ पे आयरन माइंस भी बहुत ज्यादा है. आयरन की जो माइंस है, यहाँ पे आयरन बहुत मिलता है. प्लेटू रीजन ऐसा है ये. ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का है आज का प्रेजेंट डे. तो क्या होता था, मगध में आयरन को टैप कर लिया जाता था, निकाला जाता था उससे बहुत से, अब आयरन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनते थे. तो उसको जो हथियार यूज करते थे, जो टूल्स, जो आयरन प्लग शेयर वगैरह वो बना रहे थे. ठीक है, वो टूल्स जो है अब बनाए जा रहे थे, जो आयरन उन्हें मिल रहा था माइंस से. सो मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स. कौन? बिंबिसार एंड अजात शत्रु. ठीक है, बिंबिसार और अजात शत्रु जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स माने जाते हैं मगध के, बहुत ही पावरफुल रूलर हैं.
who used all possible means to कॉन्क्वेयर अदर जनपद, जो भी छोटे छोटे जनपद थे उनको कॉन्क्वेयर करने के लिए, उनको कैप्चर, कॉन्क्वेयर का मतलब क्या होता है, कैप्चर करना, तो उन्हें कॉन्क्वेयर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनाई। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। देखिए थर्ड रूलर, हमने बिंबिसार की बात की, अजातशत्रु की बात की, अब महापद्मा नंदा भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे मगध के। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent। ठीक है, अब इन्होंने नॉर्थ वेस्ट, हमारे राजस्थान का जो पार्ट है ना, यहाँ तक जो है, ये देखो, ये यहाँ तक उन्होंने क्या कर लिया था, ये इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश कर ली थी, उन्होंने कैप्चर कर लिया था एरिया। राजगरिया, जो आज का प्रेजेंट डे राजगढ़ है, राजगीर है, ठीक है, बिहार में राजगीर जो है, इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। जो राजगरिया था, आज का प्रेजेंट डे राजगीर, वो मगध का कैपिटल रहा है बहुत सालों तक। बाद में मगध का जो कैपिटल था वो क्या हो गया, पाटलिपुत्र, जो आज का प्रेजेंट डे पटना है, बिहार की कैपिटल पटना, प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र जो है, प्रेजेंट डे पटना जो है पाटलिपुत्र था, जो उसके राजगिरी के बाद क्या हो गया, उनका पाटलिपुत्र जो है कैपिटल बन गया मगध का। So more than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Bees, ठीक है, सतलज रिवर, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है बीज। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. अब देखिए, हमने यहाँ तक सबको समझ आया कि पहले जो मगध के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हमने पढ़ लिए, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदा, जो बहुत से जनपद को कॉन्क्वेयर करना चाहते थे, और उन्होंने क्या है, महापद्मा नंदा ने नॉर्थ वेस्ट पार्ट को कॉन्क्वेयर भी कर लिया था, ठीक है, कंट्रोल में ले लिया था। फिर मगध की कैपिटल्स, पहले क्या थी कैपिटल, बिहार का जो राजगीर है, प्रेजेंट डे राजगीर, जिसको राजगिरा बोला जाता था उस टाइम पे, वो कैपिटल रही। उसके बाद पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई, जो बिहार की कैपिटल है पटना आज का, उसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो पाटलिपुत्र बन गई। फिर अब आज से 2300 साल पहले एक अलेक्जेंडर नाम, यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया, वहां पे एक रूलर रहते थे अलेक्जेंडर, वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करना चाहते थे, वो चाहते थे पूरा वर्ल्ड हमारा हो जाए। ऑब्वियसली वो कॉन्क्वेयर तो नहीं कर पाए, बट उन्होंने इजिप्ट का और वेस्ट एशिया का कुछ पार्ट कॉन्क्वेयर कर लिया था, और जब वो इंडिया आने लगे तो उनके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, कि वो डर गए। बीज क्या है, इंडस रिवर की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है बीज, तो उन्होंने, उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया, वो डर गए थे, दे वर स्केयर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था जो इंडिया के रूलर्स हैं उनकी आर्मीज बहुत बड़ी है, फुट सोल्जर्स मतलब बहुत सारे उनके पास सोल्जर्स हैं, बहुत सारे रथ है, हथियार है, और बहुत सारे एलिफेंट्स भी हैं, ठीक है। So next topic is a closer look बी वज्जी, ठीक है, जैसे मगध पढ़ा वैसे ही वज्जी पढ़ते हैं। पहले हम मैप में देख लेते हैं वज्जी कौन सी जगह है, कहाँ पे है। ये देखो, ये आपका मैप है, वज्जी देखो मगध के ठीक ऊपर जो आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है, वज्जी का एरिया है, ठीक है। वज्जी की कैपिटल वैशाली, बिहार का वैशाली जो है वो वज्जी की कैपिटल है थी। So while Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, present day Bihar, was under a different form of government known as Gana or Sangha, ठीक है। अब मगध भी एक पावरफुल किंगडम था, ठीक है, एक पावरफुल किंगडम बन चुका था। वज्जी भी जो था, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली, बिहार में एक जगह है वैशाली, वहां वो वज्जी की कैपिटल थी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी अलग ही टाइप की गवर्नमेंट थी, जिसको बोला जाता था गना और संघा, ठीक है। गना क्या होता है, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स।
गण मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनको हम गणा बोलते हैं। संघ क्या बोलते हैं, संघ मतलब मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एसोसिएशंस होती हैं, उनको संघ बोला गया है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी डिफरेंट टाइप की थी, जिसको गणा और संघा बोला जाता था। इन अ गणा और a sangha there were not one but many rulers. Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as a raja. These rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how. Through discussions and debate, for example, through discussions and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas, and kamakars could not participate in these assemblies. Now, just look at this. गना और संघा, गना का मतलब मैंने बता दिया है कि ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और संघा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो क्या होता था, बहुत सारे हजारों लोग मिलके क्या करते थे, रूल करते थे, और हर एक को क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। तो कोई भी रिचुअल होता था या कोई भी उनको पूजा करनी होती थी या कोई भी सेक्रीफाइस करना होता था, तो वो साथ में मिलके, ये जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो साथ में मिलके करते थे। वो क्या, कहाँ पे मिलते थे, असेंबलीज में मिलते थे, ठीक है, असेंबलीज बनाई जाती थी, तो असेंबलीज में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, हमें डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी प्रजा के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई अटैक, कोई एनिमी है, कोई दुश्मन है, उसने अटैक कर दिया वज्जी पे, तो वो लोग सब मिलके क्या करते थे, कोई डिसीजन लेते थे कि हमें डिस्कस करते थे कि अब उन्होंने हम पे क्या कर दिया है, वॉर कर दिया है, ठीक है, अटैक कर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें जो वुमेन, दास और कामक्कर्स, जो कामक्कर्स जिसके एग्रीकल्चरल लेबरर्स को बोला गया है, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स को बोला गया है। तो ये जो वुमेन दासास और कामक्कर्स को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था इन असेंबलीज में। बोथ बुद्धा एंड महावीरा, ठीक है, बुद्धा और महावीरा पता है ना, बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, जिनको सिद्धार्थ गौतम भी बोला जाता है। महावीरा जैनिज्म के जो 24th तीर्थंकर हैं आपके भगवान महावीर। बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणास और संघास। Some of the most vivid description of life in the sanghas can be found in Buddhist books. ठीक है, बुद्धा, गौतम बुद्धा और भगवान महावीर दोनों ही क्या है, कहाँ से बिलोंग करते थे, गणास और संघास से बिलोंग करते थे, मतलब मेंबर थे, राजा थे। और इनके बारे में हमें बुद्धिस्ट बुक्स के बारे में भी देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। So this is an account of the Vajjis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book. Digha Nikaya क्या है, एक famous Buddhist book है, which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. आज से 2300 साल पहले इनको लिखा गया था। बुद्धा की जो कुछ स्पीचेस है उसके बारे में लिखा गया है, और इस बुक का नाम क्या है, दिघा निकाया। What is the which was the famous book written, which was the famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha? It is Digha Nikaya. Digha Nikaya Buddhist book है, ठीक है। Now अजात सत्तु and the Vajjis. अजात सत्तु कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे आपके मगध से बिलोंग करते थे। So Ajatasattu wanted to attack the Vajjis. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as they held full and frequent public assemblies. They met and acted together. They followed established rules. They respected, supported, and listened to elders. Vajji women were not held by force or captured. Chaityas, जिसको local shrines जो होते थे, were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely.
अब अजात शत्रु जो हैं वजीज को अटैक करना चाहते थे, ठीक है। तो उनका एक मिनिस्टर जो है जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आपका वासाकारा, ठीक है, वो बुद्धा के पास आए, उनको कोई एडवाइस लेनी थी, टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, कोई एडवाइस लेनी थी। तो बुद्धा ने पूछा क्या वेजीज जो है फ्रिक्वेंटली मिलते हैं असेंबलीज में, और जब उन्हें पता चला कि हाँ वो तो मिलते हैं, तो उन्होंने कहा वजीज जो है हमेशा प्रॉस्पर करते रहेंगे। कब तक प्रॉस्पर करते रहेंगे? जब तक वो मिल के उनकी फ्रीक्वेंटली पब्लिक असेंबलीज होंगी, ठीक है, वो मिलेंगे और साथ में काम करेंगे, वो जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपने बड़ों का कहना मानेंगे। वजी वुमेन जो है उनको फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चैत्यास जो लोकल श्राइन, आप ये बोल सकते हो जो टेम्पल होते हैं, टेम्पल में मूर्तियां होती है, ठीक है, उनको लोकल श्राइन्स बोल दिया गया है, चैत्यास वर्ड यूज किया गया है। इनको मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करते थे टाउन्स और विलेजेस में। वाइस सेंट्स, ठीक है, जो चतुर सेंट्स, चतुर बोल सकते हो, या फिर जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सेंट्स, ठीक है, जो साधु, जो डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स को फॉलो करते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट, जब तक वो रेस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, और उनको कंट्री में कभी भी आने और जाने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बुद्धा ने बोली थी। So, rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago. Then the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers. ठीक है, अब हम अपने कभी नेक्स्ट आपके चैप्टर्स में गुप्ता रूलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो गना और संगा थे, जो वजीज मानते थे, ठीक है, ये कब तक चला? अप्रोक्सीमेटली 700-800 ईयर्स तक ये सारी चीजें चली, बट उसके बाद जो गनास थे और संघास थे उनको कॉन्क्वेर कर लिया गया, कंट्रोल में ले लिया गया। किसने कंट्रोल में लिया? गुप्ता रूलर्स ने लिया, ठीक है। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक और टॉपिक है आपका जो एल्सवेयर हम अपने हर एक चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस। एटलस क्या होता है? जो मैप की बुक होती है उसको हम एटलस बोलते हैं। तो ग्रीस और एथेंस, around 2500 years ago the people of Athens set up a form of government which was called a democracy which lasted for about 200 years, ठीक है। एथेंस में कुछ लोगों ने क्या एक गवर्नमेंट बनाई जिसको क्या बोला जाता था? डेमोक्रेसी बोला जाता था, और वो 200 साल तक चली। All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. जिनकी आयु, जिनकी एज 30 इयर्स थी, उनको फुल सिटीजन से रिकॉग्नाइज किया जाता था। There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. हर एक साल में 40 बार जो है एक असेंबली बैठी जाती थी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उनको डिस्कस किया जाता था। All citizens could attend these meetings, ठीक है, सारे citizens इस मीटिंग्स को क्या है, इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। Appointments for many positions were made through lottery. All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. ठीक है, जितनी भी पोजीशंस होती थी, ठीक है, कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, हमें ये पोजीशन लेनी है, तो वो क्या करते थे? वो